तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th बायोलॉजी का अध्याय 3 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, उसके मैं आप लोगों को टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप 80 के 80 VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं ना स्टूडेंट, तो समझ लीजिए कि आप लोगों का जो 2026 में एग्ज़ाम होगा ना, इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न जो है कि 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह के बाकी के प्रश्न, कोई प्रश्न 2024 में तो कोई प्रश्न 2023 में पूछा गया है। यानी कि केवल और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो चैप्टर मिलेगा बाबू। ये NCERT बायोलॉजी का मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, NCERT का चैप्टर 3 क्लास 10th NCERT बायोलॉजी का अध्याय 3 जब आप निकालिएगा ना, तो चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ना, वो NCERT से ही पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। बताइए कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्याज है, आलू है, गुलाब है या फिर बायोफाइलम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों बायोफाइलम है। क्या है? बायोफाइलम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। भ्रूण की अवस्था में होता है ब्लास्टुला। ठीक है, क्या होता है? ब्लास्टुला। याद रखिएगा, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है ब्लास्टुला होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न को देखिए। यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझेंगे कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। पूछ रहा है कि कौन है जो एक प्रभावी उपाय है परिवार नियोजन में। तो डायफ्राम है, कंडोम है या फिर कॉपर टी एवं लूप है या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आप ऐसे समझिए, परिवार नियोजन का अर्थ ये होता है कि जनसंख्या पर कंट्रोल हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कि बच्चे का उत्पत्ति ना हो। ठीक है, इसीलिए हम परिवार नियोजन कराया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये सब जो है ना, डायफ्राम, कंडोम और कॉपर टी एवं लूप का जब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जनन के दौरान, तो इससे क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए, हालांकि आप लोग खुद समझदार है, समझ पा रहे होंगे। चलिए 4 नंबर का प्रश्न अब हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है बाबू लोग, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। बाबू ये जो पेप्टिक अल्सर है ना, वो क्यों होता है? कम भोजन खाने से, सामान्यतः भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आप लोगों को ना पेप्टिक अल्सर तब होगा, पेट में हो जाता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, लंबे समय तक भूखे रहने पर। जब आप लंबा समय तक खाना वगैरह नहीं खाइएगा, भूखे रहिएगा ना, तो पेट से लगातार हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता है और उसी वजह से क्या होता है, आपको क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। यहाँ पर है ना पेप्टिक अल्सर। ठीक है, देखिए आप लोग ये साइड में देख सकते हैं कि जितने प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। पूछ रहा है कि नर युग्मक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, नर युग्मक कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो अंडाणु है ना, ये महिलाओं में होता है, ये मादा युग्मक हो जाएगा। ठीक है, ये गर्भाशय, ये भी जो है कि नर में नहीं होता है। ठीक है, फलोपियन नालिका ये भी नहीं होता है। तो पुरुष में क्या होता है? पुरुष में शुक्राणु होता है। ठीक है, शुक्राणु, समझ में आया, जो कि शारीरिक संबंध के दौरान शरीर से निष्कासन हो जाता है। ठीक है, तो वही नर युग्मक अगर पूछेगा क्या है, तो शुक्राणु है। अगर आप कभी भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो कभी भी शर्माइएगा नहीं, चाहे आप कहीं पर भी बायोलॉजी पढ़े। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं और आप अगर शर्माएंगे तो आप एक अच्छे जो है कि बायोलॉजी के ज्ञाता नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी बायोलॉजी पढ़े तो छोटा से छोटा बात, कोई भी बात हो, कभी नहीं शर्माना चाहिए। ठीक है, उसको पूरा समझिए।
चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि द्विखंडन में पाया जाता है। द्विखंडन में मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा द्विखंडन में जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, द्विखंडन में पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। ठीक है, और द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। 7 नंबर का कि वर्तिका भाग है। ये जो वर्तिका है मेरे प्यारे बच्चों ये किसका भाग है, तो वर्तिका अंडाशय का भाग है। वर्तिका किसका भाग होता है, अंडाशय का। ठीक है, 8वां नंबर का बताइए क्या होगा, हाइड्रिला पाया जाता है। ये जो हाइड्रिला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों ये पाया जाता है जल में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, वृक्ष में पाया जाता है, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों जल में। ठीक है, क्या हो जाएगा, जल में। मैं एक बार प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रिला, क्या हाइड्रिला पाया जाता है, तो हाइड्रिला मेरे प्यारे बच्चों जल में पाया जाता है। ठीक है, 9 नंबर का है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का मेरे प्यारे बच्चों क्या उदाहरण है, बताइए। उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा है, मनुष्य है, मछली है, या फिर बकरी है। तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा है। ठीक है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रा है। 10वां नंबर का देखिए क्या है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी यानी पौधा, ठीक है, पौधा वाला। ठीक है, पुष्प यानी पौधा हुआ, तो पौधा, ये पुष्प यानी फूल हुआ, सॉरी स्टूडेंट, पुष्प यानी फूल, और ये पादप यानी वही पौधा सब। तो फूल वाले पौधा में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर कोई नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तर दिया है बी, यहाँ पर भी दे दिया इसका उत्तर। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फूलों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा, फूलों द्वारा। ठीक है, हालांकि जब आप इस पर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। 11 नंबर का है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पूछ रहा है कि जनन तंत्र का मेरे प्यारे बच्चों भाग नहीं है, तो अंडाशय ये भाग है। ठीक है, गर्भाशय ये भी भाग है। ठीक है, डिंबक वाहिनी ये भी है, लेकिन शकवाहिका ये नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें टिक मारेंगे हम लोग। क्या पूछ रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये जो है ना क्या है, शकवाहिका। ठीक है, ये नहीं है। चलिए ये प्रश्न देखिए 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। समझ में आया ना। चलिए 12 नंबर का आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएंगे कि यार सर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बायोलॉजी के अध्याय 1 अध्याय 2 को समाप्त कर दिया। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा बाबू लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का प्रश्न होगा हम लोगों का। ठीक है, बताइए कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, जी नहीं। बौनापन कहते हैं, जी नहीं। मधुमेह कहते हैं, जी नहीं। कोई नहीं, यस सर कोई नहीं। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को जो चीज़ कहते हैं वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण पूछ रहा है, और ये प्रश्न 2015 में, 2017 में, 19 में और 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो ये जो पपीता है, पपीता खाने में भी बड़ा टेस्टी आता है, वो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन के माध्यम से पूछ रहा है, किसके द्वारा होता है। अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, या फिर पैरामीशियम में होता है। ठीक है, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, 15 का बताएंगे आप लोग कि फूलों अर्थात पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में पूछ रहा है नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। याद रखिएगा, फूलों में मेरे प्यारे बच्चों, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 19 में, देख रहे हैं ना, 19 में दोनों बार, फिर 21 में, फिर 25 में, यानी कि इस बार भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, आप लोग हर एक प्रश्न पर ध्यान देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 16 का जवाब देंगे क्या है, द्विखंडन होता है। ये जो द्विखंडन होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्विखंडन होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है,
लीशमैनिया में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लीशमैनिया में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। 17 का बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। पूछ रहा है बहुविखंडन कहाँ पर होता है, किस जीव में मेरे प्यारे बच्चों बहुविखंडन होता है। बताइए, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, मलेरिया परजीवी में होता है या फिर ईस्ट में होता है। तो बहुविखंडन मेरे प्यारे बच्चों मलेरिया परजीवी में होता है। ठीक है, बहुविखंडन कहाँ होता है, मलेरिया परजीवी में होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए 18 का बताएंगे आप लोग कि ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। मेरे प्यारे बच्चों बायो है ना, यहाँ पर बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, ये प्रश्न 1 नंबर में भी था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पत्तियों द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में होता है। ठीक है, बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है, तो पत्तियाँ में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए 19 का कि मानव, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। 2013, 19 और 21 में पूछा गया है। ठीक है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो फ्लैपियन, देखिए है ना, फैलोपियन नालिका में होता है। किस में होता है, फैलोपियन नालिका में। ठीक है, 20 का देखिए यहाँ पर कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तना द्वारा कायिक प्रबंधन कहाँ किस में होता है, तो पुदीना में, बिल्कुल सही बात, इसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तना के द्वारा। हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, इनमें से सभी में होता है, यानी कि पुदीना में, हल्दी में, अदरक में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग 21 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या है 21 नंबर का प्रश्न। खंडन द्वारा जनन होता है। बताइए, ये खंडन है ना, खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में या फिर सितार मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो 21 का होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सितार मछली में। ठीक है, याद रखिएगा किस मछली में, सितार मछली में, ये सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है, सितारा मछली में। 22 का देखिए क्या है कि कायिक प्रबंधन संभव है मेरे प्यारे बच्चों। कायिक प्रबंधन जड़ द्वारा संभव है, बिल्कुल सही बात है। तना द्वारा भी संभव है, पत्तियों द्वारा भी संभव है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कायिक प्रबंधन पत्तियों द्वारा किस में होता है। मैंने अभी 2 बार ये प्रश्न करवाया था। ठीक है, कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का कि ये उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है कायिक प्रबंधन संवर्धन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 23 का बताइए कि तने पर उपास्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है। पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या फिर सभी में। ठीक है, तो आलू में पाई जाता है। ठीक है, तने पर उपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती है तो आलू में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग 23 VVI ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, अब बाकी के ऑब्जेक्टिव है, टोटल में तो 80 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आप लोगों को, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है या फिर प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है। किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट में होता है। और ये प्रश्न 2015, 18, 22 और 24 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 26 का। यहाँ देखिए कि निम्न में से कौन मानव में, ठीक है, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए कि निम्न में कौन है स्टूडेंट जो कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर शुक्रवाहिका या फिर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिम्ब वाहिनी। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका जो है ये हम लोग का मादा मानव जनन का जो है ना भाग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और यही प्रश्न उधर भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा क्या था स्टूडेंट, हल्का सा वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था। वहाँ पर शक्रवाहिका था। आप लोग अगर शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको याद होगा, वहाँ पर शक्रवाहिका था लेकिन वहाँ शुक्रवाहिका होगा। ठीक है, चलिए 27 का होगा कि पराग कोश में होता है। मेरे प्यारे बच्चों पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में परागकण होता है। याद रखिएगा कि पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में मेरे प्यारे बच्चों परागकण होता है। ठीक है, 28 का है कि गतिशील जनन कोशिका को
नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। 29 का है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ये जो एड्स रोग होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा, असुरक्षित यौन संपर्क है। ठीक है, यौन संपर्क जो है ना असुरक्षित रूप से करने से एड्स होता है। 29 तक समझ में आ गया। अब आइए हम लोग 30 का देखते हैं क्या है। ठीक है, 30 नंबर देखिए कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पंखुड़ियों का रंग पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या फिर सफ़ेद होता है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर हरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। 31 का है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो कि फल में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय जो है मेरे प्यारे बच्चों, यही भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, 32 का है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, रसायनुवर्तन। ठीक है, रसायनुवर्तन से क्या है? संबंधित है। यहाँ तक 32 का देख लिए। हर एक प्रश्न को आप लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 बार पढ़ लिया जाए अच्छा तरीका से और उसको तैयारी कर लिया जाए। ठीक है, 33 का देखिए यहाँ क्या है कि भ्रूण। आपको अच्छा से चलिए मैं यहाँ पर एडजस्ट करके बता रहा हूँ कि भ्रूण को, ये जो है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। याद रखेंगे ना? बिल्कुल, 18 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों जो पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा जो है ये पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। फिर है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ये जो पुंकेसर है पुष्प अर्थात फूल का कौन सा जननांग है मेरे प्यारे बच्चों? नर, स्त्री, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नर। क्या होगा? नर। 36 नंबर का प्रश्न है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यौन परिपक्वता की अवधि को यानी कि समय को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, यौनारंभ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौनारंभ। अगला प्रश्न है 37 का कि स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है। पूछ रहा है कि स्त्रियों में जो है ना यौनारंभ के लक्षण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। स्तनों की वृद्धि है, नितंबों का उभरना है, रोजाधर्म का आरंभ या फिर ये सभी। तो ये सभी जो लक्षण है ना यौनारंभ के लक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 38 का है कि मनुष्यों में नर जनन, ठीक है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में पूछ रहा है कि नर जननांग कौन सा है? विरेचन है या फिर शुक्रवाहिका है, मूत्र मार्ग है या फिर ये सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये सभी है। ये सभी जो है मनुष्यों में नर यानी कि नर अर्थात पुरुष का जननांग है। ठीक है, तो 38 प्रश्न समाप्त कर लिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। चलिए अब इसका आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। 39 का बताइए कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का जो मोचन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। नेक्स्ट है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है? 2, भूलिएगा नहीं, ये प्रश्न तो याद रखना है। अगला है कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। अगला देखिए यहाँ पर क्या है 42 का कि विरेचन में बने शुक्राणु संचित होता है। जो विरेचन में जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, विरेचन में बने शुक्राणु संचित होता है। कहाँ पर संचित होता है? तो अधिविरेचन में संचित हो जाता है। जो भी शुक्राणु बनता है ना वो अधिविरेचन में जाके क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? जमा हो जाता है अर्थात संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए 43 का देखिए क्या है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है वो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाते हैं।
44 का है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का मेरे प्यारे बच्चों कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो पपीता जो है वो हम लोग का एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। 45 का कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। जो ये मानव जनन अंग होता है ना, ये किस आयु में अर्थात किस उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है, 12, 18, 24 या फिर 30। ठीक है, तो 18 वर्ष में। किस वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों, 18 वर्ष में। अगला है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका निर्माण कहाँ होता है, विरिसन में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या फिर इनमें से सभी। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है विरिसन में होता है। कहाँ पर होता है, विरिसन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है 47 का। देखिए कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पाया जाता है, तो स्त्रियों में पाया जाता है। ठीक है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है, तो स्त्रियों में। अगर आप इतना प्रश्न को अच्छा तरीका से तैयारी कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि इस चैप्टर से आप लोग का एक भी मार्क्स कटने वाला है। ठीक है, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आप पूरा निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर नहीं आएगा। और आप अगर सबका तैयारी कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आप सही ही टिक मारेंगे। अगर मान लीजिए आप तैयारी नहीं करते हैं, नाम का देख रहे हैं वीडियो, ध्यान कहीं और है, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हर एक प्रश्न को अच्छा तरीका से देखना है और माइंड में रख लेना है। उसके बाद मिजाल नहीं है कि आप लोग का एग्ज़ाम में प्रश्न जो है कि छूट जाएगा। अगला है 48 का कि हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में जो जनन का विधि है ना, वो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, फिर है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। पुष्प अर्थात फूल का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है, तो पुंकेसर मेरे प्यारे बच्चों परागकण बनाता है। कौन बनाता है, पुंकेसर। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। अब हम लोग 50 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ है गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। किस किस में, तो गन्ना में। ठीक है, गन्ना अर्थात केतारी, गुलाब एवं अंगूर के कृषि जब होता है ना, तो किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का या फिर विखंडन विधि का किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, कायिक प्रबंधन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गर्भाशय कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, अगला है 52 नंबर का है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, भ्रूण को मिलता है। भ्रूण का अर्थ हुआ जो कि गर्भाशय में जो एक छोटा सा बच्चा पल रहा होता है ना, उसी को भ्रूण कहते हैं, तो उसी को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग 53 क्वेश्चन को समाप्त किए हैं। अब आइए इसी तरह से हम लोग बाकी के प्रश्न को भी समाप्त करेंगे। ठीक है, वन शॉट का मतलब वन शॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वन शॉट में आप लोगों को पूरा ये क्लियर करा दूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर कोई इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़े, इसीलिए इसमें पूरा क्लियर कीजिए। बताइए कि ऋतुस्राव, इसे हम लोग महीना भी कहते हैं या फिर MC भी कहते हैं, तो बताइएगा कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, उसका एक समय क्या होता है, तो यानी कि वो कब से कब तक होता है, तो 2 से लेकर 8 दिन तक। ठीक है, ये जो होता है ना ऋतुस्राव या फिर रजोधर्म का समय होता है 2 से लेकर 8 दिन तक होता है। इसी के बीच में जो है कि स्त्रियों में, महिलाओं में जो है कि ऋतुस्राव अर्थात रजोधर्म होता है। किसी का 2 दिन, किसी के 2 दिन तो बहुत कम हो गया। ठीक है, 2 दिन से लेकर 8 दिन तक दिया, इसी के बीच में होता है। चलिए ठीक है, अगला है, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर पूरा समझना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने इस पर एक कॉन्सेप्ट बना रखा है काफ़ी मस्त तरीका से। ठीक है, पूरा वीडियो इस पर जो करीब 15 से 20 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल में है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर खोजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 55 नंबर का है यहाँ पर कि बीज विकसित होता है। ये जो बीज है मेरे प्यारे बच्चों, विकसित होता है बीजांड से। ठीक है, बीज विकसित होता है कहाँ से, तो बीजांड से विकसित होता है। अगला है कि निम्न में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन से होने वाले मेरे प्यारे बच्चों रोग है, तो ये सुजाक जो है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, 56 का राइट आंसर सुजाक भी है। और ये क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना, और एड्स, ये 2 ठीक है, ये नहीं होगा। आंत ज्वार नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये जो सुजाक है ये, और ये जो एड्स है ये जो है, यानी कि B और C दोनों हो जाएगा। जो कौन सा रोग है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि निम्नलिखित में कौन
लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि लैंगिक जनन से होने वाला रोग है। तो सुजाक भी है और एड्स भी है, जो कि लैंगिक जनन से होने वाला रोग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ये जो जनन होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। आइए अब हम लोग 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। जो मानव होता है ना, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, बताइए। आप लोग बता सकते हैं कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, विरेचन कहलाता है, अधिविरेचन कहलाता है, या फिर शुक्राशय कहलाता है, या क्या शुक्र जनन नलिका कहलाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरेचन कहलाता है। ठीक है, मानव में किसमें मेरे प्यारे बच्चों, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, विरेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, विरेचन कहलाता है। समझ में आ गया। अगला है 59 का, देख लीजिए क्या है कि भ्रूण का विकास होता है। ये जो भ्रूण होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। 60 नंबर का प्रश्न है कि परागकोश में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, परागकोश में पाया जाता है तो परागकण पाया जाता है। समझ में आ गया, 60 तक समझ में आ गया। 61 का देखिए क्या है, स्त्री केसर के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं तो अंडाशय कहते हैं। ठीक है, 62 का कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, परागकोश कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, परागनली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परागकोश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। जो निषेचन की क्रिया होती है ना, किस जीव में मुख्यतः होती है, अमीबा में, ईस्ट में, या पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होता है। ठीक है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होता है। अगला देखिए क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। टोटल मैं आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और यहीं से आप लोगों को फंसेगा। अगला है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो बता ही दिए। फिर है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जब अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो बीजांड कहलाता है। ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, बीजांड कहलाता है। 65 का है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में कौन है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, ये जो मस्सा है, ये मस्सा क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। समझ में आ गया। 66 का बताइए क्या होगा कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में कौन है जो एक उभयलिंगी जंतु है, केचुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर बकरी है। तो 66 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, केचुआ जो है मेरे प्यारे बच्चों ये उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, उभयलिंगी जंतु अगर पूछेगा क्या है तो केचुआ में आप लोग टिक मारेंगे। इसे हम लोग उभयलिंगी, मेरे प्यारे बच्चों उभयलिंगी क्या कहते हैं, तो जंतु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बना होता है, यानी कि बनता है। क्या बनता है बताइए, क्या बनता है, तो याद रखिएगा जाइगोट बनता है। क्या बनता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट। याद कीजिए स्टूडेंट, ये प्रश्न पीछे भी था लेकिन वहाँ पर ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो उसका राइट आंसर यहाँ था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। मुझे ध्यान था कि ये प्रश्न मैं आगे बताऊंगा ही, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं बताया था। ठीक है, वहाँ पर 2-4 ऑप्शन दिया था जो कि सब गलत था और वहाँ पर था इनमें से कोई नहीं, तो मैंने इनमें से कोई नहीं में टिक मारा था। इसलिए याद रखिएगा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संयोग को हम लोग जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अगला है कि स्त्रियों के, किसमें, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, 28वें दिन, 14वें दिन, या फिर 24वें दिन, या 30वें दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 14वें दिन। ठीक है, किस दिन, तो 14वें दिन निकलता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, लैंगिक जनन से होने वाला रोग नहीं है, बताइए कौन होगा। एड्स होगा, या फिर गोनोरिया, सिफिलिस,
या टाइफाइड। तो ये जो टाइफाइड है आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे, ये टाइफाइड ये लैंगिक जनन से होने वाला रोग नहीं है। टाइफाइड हो जाता है ना, हाँ, तो टाइफाइड आप लोग को लैंगिक जनन से न होगा इससे। और ये सब जो है 1, 2, 3 ये लैंगिक जनन से होने वाला एक रोग है। ठीक है। 70 नंबर का प्रश्न है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। जो अमीबा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा में जो लैंगिक जनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, या फिर इनमें से सभी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। याद रखिएगा कि अमीबा में जो लैंगिक जनन की विधि है ना वो विखंडन के माध्यम से होता है। 71 का है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। जो पौधा होता है ना, पौधा में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तना में, जड़ में, पुष्प में, या फिर फल में? तो पुष्प में पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो पुष्प में पाया जाता है। अगला है 72 का कि निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है। निम्न में किसमें विखंडन नहीं होता है? अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में नहीं होता है, या फिर पैरामीशियम, या फिर यूग्लिना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट में नहीं होता है। ठीक है। निम्न में किसमें द्विखंडन जो है कि नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला बताइए क्या होगा। अगला 73 का कि परागकण दिख रहा है ना, बिल्कुल। चलिए बताइए कि परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है। तो परागकण परागकोश के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। परागकण परागकोश के अंदर होता है। ठीक है। चलिए आगे बताएंगे आप लोग 74 का बताएंगे। ठीक है। बताइए कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ये जो है ना मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। 75 का कि बीज विकसित होता है। ये जो बीज है वो विकसित होता है बीजांड से। बीज विकसित कहाँ से होता है? तो बीज विकसित होता है बीजांड से। अगला है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन का विधि मेरा क्या होता है? तो अलैंगिक जनन का विधि होता है इनमें से सभी में होता है, यानी कि बीजाणु जनन में भी, ठीक है, अलैंगिक जनन की विधि है। बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है। ये तीनों के तीनों अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। और ये सभी के सभी प्रश्न देख रहे हैं ना, 2022 में कोई प्रश्न 2023 में। हाँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि घेंगा रोग पनपता है। ये जो घेंगा रोग होता है गला में देखते होंगे आप लोग को हो जाता है। तो ये घेंगा रोग कहाँ पनपता है? तो आयोडीन की कमी से होता है और ये गला में पनपता है। ठीक है। क्यों होता है? तो आयोडीन की कमी। इसलिए हम लोग को नमक खाना चाहिए, क्योंकि नमक में ना मेरे प्यारे बच्चों, नमक में आयोडीन होता है। इसीलिए जब हम लोग नमक का सेवन करते हैं तो आयोडीन की मात्रा पूरा हो जाता है बॉडी में, जिससे हमको घेंघा रोग नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नमक का मात्रा ज़्यादा कर दीजिए। नमक का मात्रा ज़्यादा करने से भी आपको बीमारी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। जब प्रथम यानी कि सबसे पहले मासिक धर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है ना, प्रकट होता है, तो क्या कहलाता है? बताइए आप लोग क्या कहलाता है। अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो हम बताएंगे कि उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेनार्थे कहते। क्या कहते हैं? मेनार्थे। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्थे कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनार्थे कहलाता है। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है। कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि है। तो इसका होगा कलम लगाना। ये बिल्कुल सही बात है, ये भी है कायिक प्रबंधन का एक विधि है। या फिर दाब कलम, ये भी है। कलम प्रबंध, ये भी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। और अंतिम प्रश्न हम लोगों का, आइए देख लेते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस परिवार के साथ नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाएंगे। और मैं आपको इससे रिलेटेड बता दूं कि आपको हर एक चीज़ हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो साथ साथ एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव सब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। 80 नंबर का प्रश्न आप खुद बताइए मेरे प्यारे बच्चों। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? बताइए स्टूडेंट। मधुमेह बीमारी से बचने के लिए आयोडीन का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, या घेंघा से बचने के लिए, उच्च रक्तचाप से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, घेंघा रोग से बचने के लिए। ठीक है। क्योंकि मनुष्य में घेंघा रोग ना हो सके, इसलिए घेंघा रोग से बचने के लिए जो है ना हर व्यक्ति को आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है। अगर आप लोग आयोडीन युक्त नमक खाइएगा तो उसमें क्या होगा, आपको घेंघा रोग नहीं होगा। हालाँकि अभी जो भी नमक आ रहा है ना उसमें सब में आयोडीन होता है, लेकिन एगो गाय और मवेशी के
लिए अलग नमक आता है, उसमें उतना मात्रा में नहीं होता है। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखिएगा ना, तो जो भी हालांकि नॉर्मल सब आदमी तो अन्नपूर्णा नमक खाता है, कोई कोई टाटा नमक खाता है, तो इस समय ऑलरेडी आयोडीन होता ही है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जैसे भोजन कर रहे हैं वैसे भोजन कीजिए। तो भोजन में तो नमक मम्मी लोग डालेगी ही, और उस भोजन के माध्यम से आयोडीन आपका बॉडी में चल जाएगा और आपको घेगा रोग नहीं होगा। ये नहीं कि आप अभी हमसे पढ़ लिए तो आप कल से जो कि नमक ज़्यादा खाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करना है। जो आप नॉर्मल खा रहे हैं वही खाइए, ठीक है स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बायोलॉजी के अध्याय 4 जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है स्टूडेंट। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।